हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 कर रहे हैं और पार्ट भी 5 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बीपीएससी या पीएससी में आर्ट एंड आर्किटेक्ट को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है जो कि कुतुब मीनार का फिगर है। कुतुब मीनार का जो पहला फ्लोर था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 में, और बाकी के जो फ्लोर्स थे वो इल्तुतमिश ने बनाया था 1229 में। कुतुब मीनार 5 फ्लोर जितना हाई है, जिसमें से इस फिगर में कुतुब मीनार के बालकनीज को दिखा रहा है और इस पे इंस्क्रिप्शंस भी लिखे गए हैं जो कि अरबी लैंग्वेज में है, और ये इंस्क्रिप्शंस पहले बालकनी के नीचे में है। उसके बाद कुतुब मीनार को जो रिकंस्ट्रक्शंस का काम करवाया था वो अलाउद्दीन खलजी ने करवाया था, फिर मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इब्राहिम लोदी ने करवाया था। क्योंकि समय के साथ साथ ये डैमेज होते जा रहा था तो इसीलिए इसे समय समय पे मरम्मत कराई गई थी इन लोगों के द्वारा। 8 से 18 सेंचुरी के बीच की अगर बात करें तो 2 टाइप के इमारतें बनाई गई थी। पहला जो टाइप का इमारतें बनाया गया था वो था फोर्ट हो गया, पैलेस हो गया, गार्डन रेसिडेंस हो गया, मकबरा हो गया। ठीक है, ये सारे जो थे ये सुरक्षित, भव्य और मृत्यु के बाद का रेस्टिंग प्लेस कहलाते थे। और दूसरे टाइप का जो इमारत बनाया गया था वो जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, फिर सराय हो गया, बाजार हो गया। ठीक है, ये सारे जो इमारतें थी ये राजाओं द्वारा बनाई जाती थी, साथ ही साथ व्यापारियों द्वारा भी बनाई जाती थी। व्यापारियों द्वारा बनाई गई कुछ ही हवेली अभी तक बची हुई है, बाकी सबके सब ध्वस्त हो गई है समय के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आगरा का जो फोर्ट था जिसे अकबर ने बनवाया था उसमें उसने 2000 स्टोन कटर को रखा था जो पत्थर काटते थे, 2000 सीमेंट लाइम यानी चूना पत्थर बनाने वालों को रखा था और 8000 लेबर्स को रखा था। अब यहाँ पे कह रहा है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट्स की यानी कि स्मारक की, तो जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं वो हमें बतलाती हैं कि वो कैसी टेक्नोलॉजीज और कैसी टेक्निक से बनाई गई थी। एग्जाम्पल में अगर हम छत की बात करें तो छत हम लोग वुड से भी बना सकते हैं, स्टोन से भी बना सकते हैं, एक स्लैब की तरह रख करके, जो वुडन बीम से बनाए जाते थे, लकड़ियों के स्लैब से या फिर पत्थर के स्लैब से। तो ये छोटे आकार के रूम के लिए सही होते थे, बड़े बड़े घरों के लिए या फिर महलों के लिए ये टेक्निक यूज नहीं हो पाता था, उसके लिए सुपर स्ट्रक्चर की जरूरत थी। तो 7 से 10 सेंचुरी के बीच की अगर बात करें, जो आर्किटेक्ट्स था उन्होंने रूम्स और विंडोज ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दिया बिल्डिंग्स में, लेकिन छत, दरवाजे और खिड़कियों के लिए वो अभी भी वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल बीम्स का यूज करते थे। ये जो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं, इसी स्टाइल को ट्राबेट कहते हैं या फिर कोरबेल्ट कहते हैं इस स्टाइल को। इसमें क्या होता है कि 2 खंभे ऐसे खड़े किए जाते हैं और उनके ऊपर एक सीधा बीम डाला जाता है। ये अभी भी ये स्टाइल चलते आ रहा है और इसी स्टाइल को कोरबेल्ट कहते हैं या फिर ट्राबेट कहते हैं। अगर 8 से 13 सेंचुरी के बीच की बात करें तो जो ट्राबेट स्टाइल था ये टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्ब ये सब बनाने में यूज किया जाता था, साथ ही साथ स्टेप वेल बनाने में यूज किया जाता था। स्टेप वेल यानी कि बॉलीज, आपको बताना है कि राजा की बॉली कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखा रहा है, फिगर 2A। ये जो फिगर है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का है जो कि दिल्ली में 12th सेंचुरी में बनाया गया था। अब यहाँ पे फिगर 2B में इसी 2A का
डेकोरेटिव वॉल दिखाया है जिसे स्क्रीन कहा गया है और इसी स्टाइल को कोरबेल टेक्निक कहा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 खंभे खड़े करके और फिर इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे फिगर 3A टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी यानी कि 10th सेंचुरी की एंड की बात है। ये जो मंदिर दिख रहा है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये कब बनाया गया था? तो 999 सेंचुरी में ये कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया था धानगा देव के द्वारा। धानगा देव जो थे ये चंदेल डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। अब यहाँ पे 13B में इसी मंदिर का नक्शा दिया हुआ है यानी कि प्लान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रवेश द्वार बनाया गया है जो कि सजावटी रूप से बनवाया गया था। देख सकते हैं कितना कार्व करके डेकोरेटिव स्टोन स्ट्रक्चर है। उसके बाद अंदर जाने पे यहाँ पे महामंडप है, ठीक है, जहाँ पे नृत्य होता था, धार्मिक कार्यक्रम होता था, ठीक है, जहाँ पे सभा भवन जिसे कहते हैं। उसके बाद सबसे अंदर जाने पे यहाँ पे गर्भगृह है जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। जो गर्भगृह होता है वो सबसे पवित्र स्थान होता है। तो यहाँ पे कौन पूजा करते थे? जैसे किंग हो गए, उनके फैमिली हो गए, प्रीस्ट हो गए, और भी लोग यहाँ पे पूजा किया करते थे। ये जो टेम्पल है ये मध्य प्रदेश में है। और भी कुछ खाजुराहो के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए बनवाए गए थे, ठीक है, कुछ ही थे, बाकी सब सभी के लिए थे। अब यहाँ पे फिगर 4 में दिखा रहा है ये जो मंदिर है इसका नाम है राजा राजेश्वर मंदिर। इसे ही हम बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। जो बृहदेश्वर टेम्पल यानी कि राजा राजेश्वर मंदिर जो है ये थंजावुर में यानी आज के तमिलनाडु में है। इसे बनवाने वाले राजा राजा 1 थे जो कि चोला डायनेस्टी के थे। इसका जो शिखर है, ये जो टावर लाइक स्ट्रक्चर है, ये उस समय का सबसे लंबा शिखर बनवाया गया था। सभी मंदिरों में सबसे लंबा शिखर था इसका। आप सोच सकते हैं कि इसको बनाना उस समय कितना कठिन था बिना क्रेन के। तो उस समय क्या किया गया था कि जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने मंदिर की चोटी को ढलानदार बनाया और 4 किलोमीटर तक का एक रास्ता बनाया गया था ताकि जो ढलान हो वो कम हो सके। और मंदिर बनने के बाद ये रास्ता हटा दिया गया था क्योंकि 90 टन का जो पत्थर है वो हाथों से उठाना इम्पॉसिबल था। तो आप समझ सकते हैं क्या ही टेक्निक यूज किया गया था। और इस मंदिर के आसपास आज भी एक गांव है जिसका नाम है चारुपल्लम, जिसका अर्थ होता है ढलान वाला गांव। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है फिगर 5A ट्रू आर्क और की स्टोन की बात की गई है। ट्रू आर्क क्या होता है? तो दरवाजे या खिड़की के ऊपर बना कर्व वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो कर्व वाला हिस्सा है। और जो की स्टोन होता है इसे जोड़ने का काम करता है, एक तो यहाँ पे और एक बेस के पास। तो यही होता है ट्रू आर्क और की स्टोन। अब यहाँ पे 5B में दिखाया है अर्ली 14th सेंचुरी का कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है। ये ट्रू आर्क का डिटेल शो करता है कि किस प्रकार से एक कर्व वाला हिस्सा ट्रू आर्क है और यहाँ पे की स्टोन है। अब यहाँ पे फिगर 6 में एक पेंटिंग है जो कि 1590 से 1595 का है और ये पेंटिंग जो है ये अकबरनामा से लिया हुआ है जिसमें आगरा फोर्ट के वाटर गेट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12th सेंचुरी में 2 तरीके के टेक्निक यूज किए गए थे आर्किटेक्ट स्टाइल के लिए। तो पहला जो तरीका था वो आर्केज बनाने का था जिसमें जो दरवाजे और खिड़कियों का वजन उठाते थे और इस स्टाइल को आर्कुएट स्टाइल कहते थे। और दूसरा जो तरीका था जिसमें चुना का यूज किया जाता था बांधने के लिए। जब चुना को छोटे पत्थर के टुकड़ों के साथ मिलाया जाता था तो वो कॉन्क्रीट बन जाता था, जैसा कि फिगर 6 में दिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बांध की तरह बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आके देखें तो यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। टेम्पल और मॉस्क्यू क्यों बनाए जाते थे? वर्शिप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया राजा राजेश्वर टेम्पल जिसके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो राजा राजा देव थे,
राजा राजादेव और कोई नहीं, राजा राजा ही थे, ठीक है, उन्हीं का दूसरा नाम था, ये इंस्क्रिप्शन में मिला है। तो इन्होंने ही राजा राजेश्वरम टेम्पल बनवाया था, जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। जो राजा राजेश्वरम टेम्पल है वो इन्होंने अपने नाम के अनुसार रखा था, जैसे राजा राजा का ईश्वर, तो इससे मिला करके बन जाता है राजा राजेश्वर, ठीक है। इसीलिए ये दोनों जो नाम है वो सिमिलर लगता है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि वो इस नाम को इसलिए रखा था क्योंकि वो खुद को गॉड की तरह दिखाना चाहते थे। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा गया है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ये एनसीईआरटी ने अपने अनुमान से लिखा है। रियलिटी ये है कि उन्होंने अपने नाम से इसलिए रखा था क्योंकि वो अपने गॉड को अपना डेडिकेशन दिखा रहे थे कि राजा राजा के ईश्वर हैं, इसीलिए राजा राजेश्वर नाम रखा था उन्होंने। जो बड़े टेम्पल होते थे वो राजाओं द्वारा बनाए गए थे, और जो उनमें और भी जो डीटीज बनाए गए थे ये सब ऑर्डिनेट जो होते थे किंग के, उनके अलाइज होते थे, वो बनवाते थे। जो मुस्लिम सुल्तान और बादशाह थे वो खुद को गॉड का अवतार नहीं मानते थे, पर उनके जो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं उन्हें शैडो ऑफ गॉड्स कहते थे। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि गॉड ने अलाउद्दीन को राजा इसलिए चुना क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन जैसे लॉ गिवर्स के गुण थे। सबसे महान विधि निर्माता और वास्तुकार स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने संसार के अर्थव्यवस्था तथा समरूपता स्थापित की, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फिगर 7 दिखा रहा है, जो कि शाहजहां द्वारा उसके कैपिटल शाहजहानाबाद में बनवाई गई जामी मस्जिद का नक्शा है। ये 1650 से 1656 का है। इस नक्शा में दिखाया गया है कैसे ये कबीला का डायरेक्शन होगा, एंड ये इसका जूम फिगर है एंट्रेंस का। तो अब यहाँ पे आगे देखें तो कह रहा है कि जो राजा थे वो मंदिर और मस्जिद क्यों बनवाते थे, क्योंकि वो शो करते थे कि उनका रिलेशन गॉड से कैसा है। साथ ही साथ वो अपने कैपिटल को फेमस करने के लिए, एक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए मंदिर और मस्जिद बनवाते थे। लोगों का मानना था कि न्यायपूर्ण राजा के राज्य में अच्छी बारिश और समृद्धि होती है। जो टैंक और रिजर्वायर बनाए जाते थे वो पूजा के काम के लिए बनाए जाते थे अक्सर, और भी कुछ टैंक्स बनाए जाते थे जो लोगों के यूज के लिए बनाए गए थे। जैसे ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली में एक ही बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसका नाम है हौजी सुल्तानी, यानी कि राजा का रिजर्वायर, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। और यहाँ पे फिगर 8 में आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। यहाँ का ये पवित्र सरोवर है जो कि सिर्फ पूजा के काम के लिए बनवाया गया था ये सरोवर। तो इन सब से यही पता लगता है कि कुछ सरोवर पूजा के लिए बनवाए गए थे और कुछ सरोवर लोगों के यूज के लिए बनवाए गए थे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि टेम्पल्स क्यों डिस्ट्रॉय किए जाते थे, तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि टेम्पल बनाए क्यों जाते थे। तो टेम्पल तो सबसे पहला रीजन हो गया कि लोग अपना डिवोशन दिखाते थे भगवान के प्रति, इसलिए टेम्पल बनाते थे। दूसरा रीजन हो गया कि टेम्पल वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज का एक साइन होता था, समृद्धि का साइन होता था। तीसरा हो गया कि टेम्पल बनने के बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था, इकोनॉमिक सेंटर बन जाता था टेम्पल। क्योंकि चौथा रीजन, टेम्पल बनने के बाद वो सोशल एंड कल्चरल सेंटर हो जाता था, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था कि टेम्पल इसलिए भी बनाए जाते थे क्योंकि वो एज अ विजय के उपलक्ष्य में बनाए जाते थे, यानी कि कोमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, जो कि शिव टेम्पल है। तो अगर कोई राजा किसी टेम्पल पे अटैक करता था तो वो उनका पावर, उनकी समृद्धि उसे डिस्ट्रॉय करता था। और टेम्पल पे अटैक करना यानी कि राजा के उस जगह के प्रतिष्ठा पे अटैक करने का साइन माना जाता था। तो 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पांड्यन किंग थे जिनका नाम था श्री मारा श्री वल्लभा। ये श्रीलंका में इन्वेड करते हैं और श्रीलंका के जो राजा होते हैं सिन्हाली रूलर, जिनका नाम होता है राजा सेन 1,
इन पे ये अटैक करके और इन्हें हरा देते हैं। तो वहां के जो बुद्धिस्ट धम्म कीर्ति थे हिस्टोरियन, वो लिखते हैं कि उसने सभी बहुमूल्य वस्तुएं ले ली। ये किसके बारे में लिख रहे हैं? तो ये पांड्या किंग श्री मारा श्री वल्लभा के बारे में लिख रहे हैं कि उसने सभी बहुमूल्य वस्तुएं ले ली। रत्न महल में स्थित पूरी तरह सोने की बनी बुद्धा की मूर्ति तथा विभिन्न विहारों में स्थापित स्वर्ण प्रतिमाएं, इन सभी को अपने अधिकार में ले लिया। तो जब अटैक हुआ वो उनके गौरव को चोट लगने जैसा था, सिन्हाली के राजा का। तो जो नेक्स्ट रूलर थे सेन टू, उन्होंने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि जो पांड्या का कैपिटल था मदुरई, वहां इन्वेड करने के लिए, ताकि वो बुद्धा की स्टैचू को वापस ले सके। सिमिलरली अगर हम लोग देखें 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब चोला किंग शिव मंदिर बनाते हैं अपने किंगडम में, तो उस टेम्पल में उन्होंने कई सारे प्रतिमाओं को लाला करके भर दिया उस टेम्पल को। तो उन्होंने कहां से प्रतिमाएं लाई थी? तो सूर्यपीठ चालुक्य डायनेस्टी से लाए थे उन्होंने, गणेश जी और दुर्गा माँ की प्रतिमाएं लाए, फिर नंदी का प्रतिमा लाए वो अर्ली चालुक्य से, फिर भगवान भैरव को वो ओडिशा से लाते हैं और काली माता को बंगाल से लाते हैं। ये सारी प्रतिमाएं वो ला करके अपने शिव मंदिर में स्थापित करते हैं। अब राजा राजावन का कॉन्टेम्पररी कौन था? तो महमूद गजनी। हम सभी को पता है कि महमूद गजनी क्यों फेमस है, क्योंकि उसने बहुत ही अधिक मात्रा में टेम्पल्स इन्वेड किया, लूट किया, आइडल्स तोड़ा और कई राजाओं पे अटैक किया। वो उस समय का इम्पोर्टेंट रूलर इसलिए हो जाता है अपने कारनामों के कारण। एग्जाम्पल में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो लूटपाट रहा था वो था सोमनाथ का। अगर सोमनाथ टेम्पल का हम लोग समरी देखें तो सैक ऑफ सोमनाथ होता है 1026 सेंचुरी के जनवरी में। ये महमूद का 15वां इन्वेड था, मतलब 17 आक्रमण में ये 15वां आक्रमण था। महमूद गजनी का टाइम पीरियड क्या है? तो 998 से लेकर के 1030 तक है। जब उसने इतनी बार अटैक किया तो क्या किसी राजा ने उसे रोका नहीं? बिल्कुल रोका। कई राजाओं ने उसे रोका और कई बार हरा कर भगाया भी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमारे हो गए विद्याधारा, ये है चंदेल डायनेस्टी के रूलर। फिर हो जाएंगे संग्राम राज, ये लोहारा डायनेस्टी के राजा थे जहां से दिद्दा थी, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देखा था, कश्मीर से। फिर हो जाएंगे कीर्ति राज जो कि कछवाहा प्रिंस थे, और चौथे हो जाएंगे परमार रूलर राजा भोज। राजा भोज के डर से तो गजनी ने अपने आने जाने का रूट ही बदल लिया था। सामना न हो जाए इस डर से उसने रेगिस्तान का खतरनाक रास्ता लिया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था उसकी सेना को। और भी कई राजा थे जिन्होंने महमूद गजनी को रोकने का कोशिश किया, पर संग्राम राज जैसे राजा ने उसे बिल्कुल डिफीट ही कर दिया था। तो सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ पड़ता है वेरावल गुजरात में। 10-26 सेंचुरी की बात है जब सैक ऑफ सोमनाथ होता है। उस समय जो रूलर होते हैं वो भीम वन होते हैं, भीमा वन, चालुक्य डायनेस्टी के होते हैं ये। तो महमूद गजनी 18 अक्टूबर 1025 को मार्च करता है गजनी से 30,000 कैवलरी और 20 से 30,000 ऊंट लेकर के। उसके बाद वो 26 नवंबर 1025 को मुल्तान में रुकता है रेस्ट करने के लिए और फिर से मार्च कंटिन्यू कर देता है। आगे देखे तो वो लुद्रवा को सीज कर लेता है, ये जैसलमेर के पास है। उसके बाद ये जैसलमेर को क्रॉस करता है, मल्लानी को क्रॉस करता है और एंड ऑफ दिसंबर में वो अनहीलवाड़ा पहुंचता है। बहुत से हिंदू, लगभग 20,000 से भी ज्यादा हिंदू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और आखिर में महमूद पहुंचता है देलवाड़ा और पहुंच जाता है सोमनाथ फोर्ट में। सोमनाथ फोर्ट इसलिए क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर था वो फोर्टिफाइड था, बिल्कुल सेफ तरीके से इसे फोर्टिफाइड करके सोमनाथ फोर्ट के अंदर सोमनाथ टेम्पल को बनाया गया था, जिसपे महमूद 3 दिन तक लगातार अटैक करता है और अंदर से जितने भी हिंदू, इनफैक्ट ब्राह्मण प्रीस्ट, सभी लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं 3 दिनों तक। और 3 दिन के बाद महमूद इसे सीज कर लेता है। जब सीज करता है तो वो अंदर जाता है मंदिर के और शिवलिंग को तोड़ देता है और वहां से 20 मिलियन दिनार वो लूटता है। कुछ पर्सियन क्रॉनिकल्स का मानना है कि जो अवशेष थे शिवलिंग के वो गजनी ले जा करके, महमूद गजनी ले जाता है उसे और वहां जो जामी मस्जिद होता है उसके दरवाजे और सीढ़ियों में लगा देता है। ये सोर्स आपको मिल जाएगा, मजुमदार आरसी का किताब है द हिस्ट्री एंड
कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, और इसीलिए उसे कहा गया द आइडल ब्रेकर। ये सोर्स मिल जाएगा एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। गजनी ने ये सारा काम इसलिए किया क्योंकि उसे हीरो ऑफ इस्लाम का क्रेडिट भी लेना था। अगर आप सोर्स से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जब उसने ऐसा किया था, सीढ़ियों में और दरवाजों में लगाया था, तो उसका इस्लामिक कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रेज किया गया था उसे। सो दैट्स व्हाई ही वांट टू win the credit of hero of Islam after destroying the temples or through destroying the temples। तो अब यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है मुगल चाहरबाग। चाहरबाग यानी कि 4 गार्डन, ठीक है। उसके बाद ए का फिगर में है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। और बी में है यहाँ पे, इसका भी टाइम पीरियड देख लें, ये कश्मीर का शालीमार गार्डन है। उसके बाद सी में देखें तो यहाँ पे सी में लाल महल का जो बाड़ी में नदी के तट पर स्थित गार्डन है जो चाहरबाग है, उसका फिगर दिया हुआ है, इसका भी डेट एक बार देख लेंगे। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। मुगल के अंडर में जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां को आर्किटेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बहुत से लेआउट प्लानिंग छपवाए, जैसे कि गार्डन हो गया जिसे हम लोगों ने चाहरबाग देखा फिगर 9 में। अकबर के रेन में बहुत से इनोवेशन होते हैं आर्किटेक्ट में। उसने क्या किया कि जो उसके पूर्वज थे सेंट्रल एशियन तिमूर के, तो तिमूर के मकबरों को उसने आदर्श मानते हुए अपने आर्किटेक्ट को इन्फ्लुएंस किया और 2 फीचर्स बनवाए मुगल आर्किटेक्ट में। पहला तो था कि वो लोग डोम बनवाते थे, सेंट्रल डोम, और ऊंचा प्रवेश द्वार, इसे कहते हैं पिष्टक। ऊंचा प्रवेश द्वार और टावरिंग डोम, ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मुगल आर्किटेक्ट के, जिसका एग्जाम्पल मिल जाता है देखने को हुमायूं का मकबरा में। उसमें ये यूज किया गया है ये फीचर्स। हुमायूं का जो मकबरा है ये चाहरबाग के बीच में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं चाहरबाग, और यही है हुमायूं का मकबरा। इसका जो निर्माण हुआ है ये 8 पैराडाइज नामक परंपरा के अनुसार किया गया था। ये 8 पैराडाइज क्या होता है, तो ये होता है हश्त बिहशत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल हॉल रहता है और उसके चारों ओर 8 रूम होते हैं, और इसी को कहते हैं 8 पैराडाइज। और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये रेड सैंड स्टोन से बना है और वाइट संगमरमर के पत्थर से बना है। अब यहाँ पे फिगर 10 में ये जो दिखा रहा है ये पेंटिंग है, जिसमें दिखा रहा है कि बाबर काबुल में चाहरबाग के निर्माण का देखरेख कर रहा है। इसमें जो जल नहर है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने फिगर 11 में हुमायूं का मकबरा भी देख लिया। फिर फिगर 12 में यहाँ पे दिखा रहा है दीवाने आम का सिंहासन बालकनी, जो कि 1648 में बना था और ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि शाहजहां के रेन में बहुत से कंस्ट्रक्शन हुए आगरा और दिल्ली में, जैसे कि प्राइवेट भी हुए, पब्लिक भी हुए। एग्जाम्पल में हो गया दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास और दीवाने आम को चिहिल सुतून या 40 पिलर्ड हॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। शाहजहां का जो दरबार हॉल था उसे मॉस्क्यू की तरह बनवाया गया था, और जिस चबूतरे पर सिंहासन रखा जाता था उसे किबला कहा जाता था। किबला वो होता है कि मस्जिद में जहाँ पे एक बना रहता है जिसके तरफ मुस्लिम्स फेस करके नमाज पढ़ते हैं, तो उसे ही किबला कहते हैं। तो शाहजहां ने अपने सिंहासन को किबला की तरह बनवाया। तो यह आइडिया यह दर्शाता है कि राजा को पृथ्वी पर गॉड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखाना। फिर उसके बाद कह रहा है कि शाहजहां ने लाल किला ऑफ दिल्ली में इंपेरियल कोर्ट यानी शाही दरबार और रॉयल जस्टिस और शाही न्याय, इन दोनों के कनेक्शन को एम्फेसाइज किया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो शाहजहां का सिंहासन था उसके पीछे पित्रा देवरा का आर्किटेक्ट बना हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो आकृतियां बनाई जाती हैं उसकी एक सीरीज में बनाई जाती है, जिसमें ग्रीक गॉड को बनवाया गया था जो कि ऑर्फिस था। ऐसा कहा जाता है कि ऑर्फिस
के संगीत के प्रभाव से उग्र और हिंसक जानवर भी शांत हो जाते थे। अब कह रहे हैं कि शाहजहां के रेन में जो कैपिटल था वो आगरा में था, जहां यमुना के तट पर जो घर बनाए गए थे वो नोबल्स के लिए बनाए गए थे, जो चाहर बाग के शैली में स्थित थे। इसका दूसरा टाइप भी था जिसे रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। ये नदी के तट के समीप होता है। जैसे कि जो शाहजहां का ताजमहल है वो उसका जो रूपरेखा है वो रिवर फ्रंट गार्डन के तौर पे बनवाया गया है। यहाँ पे फिगर 13 में दिखा रहा है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था ये 1643 में कंप्लीट होता है। और ये जो बनवाया गया था चाहर बाग, ये इसलिए बनाया गया था ताकि उन नोबल लोगों तक नियंत्रण रख सके जो नदी के किनारे बसाए गए थे। इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है, जो शहर बसाया था शाहजहां ने, इसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से अब जानते हैं। वहां पे इसने शाही महल बनवाया था रिवर फ्रंट पर, जिसका जो नियंत्रण था वो सिर्फ विशेष पसंदीदा उमराव जैसे कि दारा सिकोह, इन लोगों को अनुमति दी गई थी कि ये नियंत्रण कर सके। और बाकी के जो कुलीन थे, उमराव थे, वो यमुना नदी से दूर शहर के अंदर आवास बना करके रहते थे। फिगर 14 में ये दिखा रहा है रिवर फ्रंट गार्डन सिटी, जो कि यमुना नदी के तट पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोबल के जो गार्डन पैलेसेस थे वो यमुना नदी के दोनों किनारों पर बनाए गए थे। ये जो दिख रहे हैं ये पैलेसेस, और लेफ्ट साइड में ताजमहल भी देखने को मिल जाएगा। फिर 15 फिगर में दिखा रहा है ये 1850 सेंचुरी का शाहजहानाबाद है। इसमें जो लाल किला था वो रेसिडेंस था एम्पायर का, और मेन स्ट्रीट था चांदनी चौक जो कि जामा मस्जिद के नजदीक था। तो यही वो मैप है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है रीजन एंड एम्पायर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 से 18 सेंचुरी में जो कंस्ट्रक्शन थे वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुए। आर्किटेक्ट के जो आइडियाज थे वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही मात्रा में एक्सचेंज होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में देखा था कि जो विजयनगर रूलर्स के हाथीशालाओं की वास्तुकला थी वो बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत के आर्किटेक्ट स्टाइल का प्रभाव था। साथ ही में हम लोगों ने देखा था जो वृंदावन है मथुरा के पास, उसमें जो टेम्पल के आर्किटेक्ट थे वो मुगल आर्किटेक्ट फतेहपुर सिकरी से काफी मिलते जुलते थे। जैसा कि फिगर 16 में आप देख सकते हैं ये गोविंद देव टेम्पल का इंटीरियर है जो कि वृंदावन में है। ये 1590 में बनता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रेड सैंडस्टोन से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 आर्केज वाला डिजाइन दिखाया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान का आर्किटेक्ट स्टाइल है जिसे खुरासन कहते हैं, और यही डिजाइन फतेहपुर सिकरी में भी यूज किया गया था। जो मुगल रूलर्स थे वो काफी ज्यादा स्किल्ड थे दूसरे रीजन्स के आर्किटेक्ट को अपने बिल्डिंग में अडेप्ट करने में। जैसे कि एग्जाम्पल में बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने छत को इस प्रकार से डिजाइन किया था जो फूस का छत की तरह लगता था। मुगल्स को ये बंगला डोम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि उन्होंने इस आर्किटेक्ट को अपने बिल्डिंग्स में अपनाया। अकबर का जो फतेहपुर सिकरी बिल्डिंग है उसमें गुजरात और मालवा का आर्किटेक्ट स्टाइल देखने को मिल जाता है। 18th सेंचुरी के दौरान में मुगल एम्पायर वीक हो जाता है, लेकिन जो उनका आर्किटेक्ट स्टाइल होता है कॉन्स्टेंटली लोकल रूलर्स द्वारा यूज किया जाता रहा। अब यहाँ पे फिगर 17 में आप देख सकते हैं ये जो पिलर्ड है छत वाला, ये एक पैलेस का छत पिलर्ड है जो कि जोधाबाई का पैलेस था फतेहपुर सिकरी में, जो ये डिजाइन दिया हुआ है। ये गुजराती ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट है। अब यहाँ पे आखिर में कह रहा है चर्चेस दैट टच द स्काईज। 12th सेंचुरी में फ्रांस में ऐसे चर्चेस बनाने की कोशिश शुरू हुई जो पहले की बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचे और हल्के हों। इस आर्किटेक्ट को गोथिक आर्किटेक्ट कहा गया। इसके जो फीचर्स होते थे वो ऊंचे नोकीले आर्केज होते थे और रंगीन कांच होते थे जिसपे बाइबल के सीन्स बनाए गए होते थे। फिर फ्लाइंग बट्रेसेस होते थे। चर्च में ऊंचे शिखर और बेल टावर्स भी बनाए गए थे जो कि चर्च के गेट से भी दिखते थे। इसका एक बेस्ट नोन एग्जाम्पल है नोटर डैम जो कि पेरिस में है। इस चर्च को बनने में 12th से 13th सेंचुरी मतलब कि डेकेड लग गया था। यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि जो कुतुब मीनार था जो 5 फ्लोर का बना हुआ है, जिसका फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है 1199 में, बाकी के फ्लोर्स इल्तुतमिश बनाता है 1229 में, और इसे
रिपेयर कराता है। अलाउद्दीन खलजी हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया और इब्राहिम लोदी हो गया। फिर हम लोगों ने इसके इंस्क्रिप्शंस को देखा जो इस पे लिखे हुए थे अरबी भाषा में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 7 से 10 सेंचुरी के बीच में सुपर स्ट्रक्चर का यूज किया गया मैसिव हाउस और पैलेसेस को बनाने के लिए। फिर हम लोगों ने ट्राबेट स्टाइल को देखा, जिसे कॉर्बेल्ड स्टाइल भी कहते थे आर्किटेक्ट का, जिसमें हॉरिजॉन्टल बीम और वर्टिकल कॉलम्स यूज किए जाते थे मैसिव गेट और विंडोज बनाने के लिए, जो कि टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स और स्टेप वेल्स में भी यूज किए जाते थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा फिगर में, जो कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है दिल्ली में। आगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था टेम्पल कंस्ट्रक्शंस इन द अर्ली 11th सेंचुरी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है। 999 में किंग धानगवेदा द्वारा बनाया जाता है, जो कि चंदेल डायनेस्टी के होते हैं और ये एमपी में है। ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरी और टेम्पल का इंटीरियर पार्ट देखा, जहाँ पे एंट्रेंस होता है, महामंडप होता है और एंड में गर्भगृह होता है। फिर हम लोगों ने फिगर 4 में राजा राजेश्वर टेम्पल देखा, जो कि थंजावुर में है, जो कि आज के तमिलनाडु में कहलाता है। इसका दूसरा नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। इसे बनाने वाले राजा राजावन थे, जो कि चोला डायनेस्टी के थे, और राजा राजेश्वर टेम्पल उस समय के टेम्पल का सबसे ऊंचा शिखर वाला टेम्पल माना जाता था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था आर्केस और की स्टोन के बारे में। आर्केस जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता था और की स्टोन जो उसे जोड़े रखता था, और इन्हीं दोनों स्टाइल को आर्क्वेट आर्किटेक्ट ऑफ स्टाइल कहते थे। इसका एग्जाम्पल हमें अलाई दरवाजा में मिल जाता है, जो कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू का गेट है, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा था कॉन्क्रीट वाला, जो बांध के लिए यूज किया जाता था, जो कि फिगर 6 के पेंटिंग में दिखाया गया है, अकबरनामा से लिया गया पेंटिंग में। उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो टेम्पल थे वो राजा द्वारा बनाए जाते थे, उनके अलाइज द्वारा बनाए जाते थे, जैसे कि राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि राजा राजा देव द्वारा बनाया गया था। और इसका नाम राजा राजेश्वर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो खुद को ईश्वर से डेडिकेटेड कहते थे, इसलिए राजा का ईश्वर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू को देखा था, जिसके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि जो अलाउद्दीन किंग है उसे गॉड ने इसलिए चूज किया है एज अ किंग क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन जैसे लॉ गिवर्स का क्वालिटीज है। फिर हम लोगों ने फिगर 7 में प्लान ऑफ जामी मस्जिद को देखा था, जिसे शाहजहां ने बनवाया था शाहजहानाबाद में, जो कि उसका कैपिटल था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि टैंक्स क्यों बनाए जाते थे, तो 2 पर्पस था, पहला पब्लिक यूज के लिए, दूसरा रिलीजियस पर्पस के लिए, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि इल्तुतमिश ने एक लार्ज रिजर्वायर बनवाया था दिल्ली ई कून्हा के बाहर में, इसे हौजी सुल्तानी कहते थे या किंग रिजर्वायर कहते थे। साथ ही साथ हम लोगों ने रिलीजियस टैंक का एक और एग्जाम्पल देखा था, जो कि हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का होली सरोवर है अमृतसर में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि टेम्पल्स क्यों डिस्ट्रॉय किए जाते थे, तो टेम्पल जो था वो पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ का साइन होता था, जिसमें हम लोगों ने देखा था अर्ली 9th सेंचुरी में पांड्यन किंग श्री महाराज श्री वल्लभा श्रीलंका में इन्वेड करते हैं किंग सेन के ऊपर, और वहां से जो बुद्धा का स्टैचू होता है, जो पूरी तरीके का सोने का होता है, उसे ले आते हैं। तो नेक्स्ट सिन्हाली जो रूलर होते हैं सेन 2, वो ऑर्डर देते हैं अपने जनरल को कि वो मदुरई में अटैक करे, जो कि पांड्यास का कैपिटल होता है, और वहां से गोल्ड स्टैचू जो था बुद्धा का उसे इन्वेड करके वापस ला सके। फिर हम लोगों ने देखा था कि राजेंद्र वन ने जो शिव टेम्पल को बनाया था उसे प्राइज स्टैच्यूज से भर दिया था, जो भी उन्होंने जितने भी रूलर्स को डिफीट किया था वहां से लाला करके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि टेम्पल डिस्ट्रॉयर था, तो राजेंद्र वन का कंटेम्प्ररी था,
जिसमें हम लोगों ने सैक ऑफ सोमनाथ और डिस्ट्रॉइंग ऑफ शिवलिंगा को भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मुगल्स के समय पे जो आर्किटेक्ट थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बाबर जो था वो अपने फॉर्मल गार्डन्स का प्लानिंग और लेइंग अपने ही ऑटोबायोग्राफी में छपवाया है, जो फॉर्मल गार्डन्स होते हैं जिन्हें हम चाहर बाग के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो चाहर बाग थे वो जहांगीर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था आगरा और दिल्ली में। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो अकबर का आर्किटेक्ट इंस्पिरेशन था वो सेंट्रल एशियन, जो उसके पूर्वज तिमूर था, वहां से वो इंस्पिरेशन लेकर के बनाता है, जिसमें 2 टाइप्स का वो आर्किटेक्ट बनवाता है। पहला था सेंट्रल टॉवरिंग डोम और दूसरा था टॉल गेटवे, जिसे हमने पिष्टक पढ़ा था। और ये दोनों मुगल के 2 इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट एस्पेक्ट्स थे। फिर हम लोगों ने फिगर 11 में हुमायूं का मकबरा देखा था, जो कि 1562 से 1571 में बनवाया गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थ्रोन देखा था, जिसे दीवाने आम कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। फिर हम लोगों ने देखा था कि शाहजहां के रेन में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थे वो आगरा और दिल्ली में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुए थे, जिसमें जो सेरेमोनियल हॉल्स थे वो 2 तरह के थे। पहला दीवाने खास और दूसरा दीवाने आम, यानी पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस वाले। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसने लार्ज कोर्टयार्ड बनवाया था, इसे चिहिल सुतून या 40 पिलर्ड हॉल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि शाहजहां ने जहां पे वो बैठता था उसे एज अ किबला की तरह बनवाया था। जो उसका थ्रोन था उसके पीछे वो पितृदूरा का सीरीज बनवाया था, जिसमें उसने ग्रीक गॉड ऑर्फिस का भी मूर्ति बनवाया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो शाहजहां का कैपिटल आगरा था वहां पे वो अपने नोबल्स का घर बनवाता है रिवर यमुना के किनारे, और वहीं पे वो चाहर बाग भी बनवाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन को अडेप्ट किया था ताजमहल के लेआउट में। फिर हम लोगों ने देखा था कि ताजमहल 1643 में बनके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने यहाँ पे फिगर 14 में नोबल्स का घर देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मैप ऑफ शाहजहानाबाद देखा था, जो कि 1850 का है। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा था रीजन एंड एम्पायर। 18th सेंचुरी में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जो आइडियाज से कंस्ट्रक्शन के आर्किटेक्ट के वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में शेयर किए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मुगल रूलर्स थे वो दूसरे रीजन के आर्किटेक्ट को अडेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा कुशल थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सिकरी, उसमें जो आर्किटेक्ट मिले हैं वो गुजरात और मालवा के आर्किटेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड मिले हैं। मुगल रूलर जो थे वो 18th सेंचुरी में वीक हो जाते हैं, लेकिन जो उनका आर्किटेक्ट स्टाइल होता है वो कॉन्स्टेंटली दूसरे रूलर्स द्वारा भी यूज किया जाता रहा। आखिर में हम लोगों ने चर्च के बारे में देखा था, जो कि 12th सेंचुरी की बात है, जहाँ पे फ्रांस में गोथिक आर्किटेक्ट वाले चर्च बनाए गए थे, जिसमें स्टेन ग्लास जो कि पेंटेड होते थे, और साथ ही साथ उस पे बाइबल का सीन भी बना होता था। ये चर्च टॉल स्पायर और बेल टॉवर्स भी बनवाते थे, जिसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल हम लोगों ने नोट्रे डेम चर्च में देखा था, जो कि पेरिस में है। तो यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।